one of the toppers of Gate 24. So, my dear friend, जैसा कि आप जान रहे हो, अन अकेडमी हमेशा अपने रैंकर्स से जाना जाता है, अन अकेडमी हमेशा अपने लर्नर्स से जाना जाता है, एंड हियर इज वन ऑफ द लर्नर्स जो आपके सामने हम लेके आ रहे हैं. सो बिफोर आई स्टार्ट, आई वांट पंकज टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू यू, ताकि आपको भी ये फील हो कि ही इज अमंग यू, ये आपसे अलग नहीं है, और आपको भी मोटिवेशन मिले कि नेक्स्ट ईयर आप भी उनके लेवल पे आ सकते हो. सो कॉन्ग्रेचुलेशन पंकज फॉर द ब्यूटीफुल रैंक दैट यू हैव गॉट, एंड ओवर टू यू. अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, आपका बैकग्राउंड, कैसे आपने पढ़ाई की, ओवर टू यू. Thank you, sir. Thank you for this welcome. Hello guys, everyone. मेरा नाम पंकज कुमार शर्मा है और एक्चुअली अभी मैं IIT BHU से एमटेक परस्यू कर रहा हूँ. एंड मैं 2018 में मैंने NIT पटना से बीटेक किया हुआ है और उसके बाद तुरंत बाद 2022 में मैंने IIT BHU से एमटेक ज्वाइन कर लिया. और अभी काफी 2 से 3 बार गेट देने के बाद थोड़ा कुछ अच्छा रैंक आया है. वो 2 से 3 बार गेट क्यों दिया, ये मिस्टेक सब लोग आगे डिस्कस कर लेंगे कि लोगों को क्यों अवॉइड करनी चाहिए कि और क्यों ऐसा कुछ करना चाहिए कि एक बार में ही काम हो जाए, क्योंकि दूसरे के एक्सपीरियंस से लोग जल्दी आगे चले जाते हैं और खुद के एक्सपीरियंस में लगने में वही 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं. ट्रू ट्रू ट्रू. तो जैसा पंकज आपने बोला, 2-3 बार गेट लिखा है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे क्या बच्चों को सीख मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपने बोला कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग ऑन योर ओन, एंड इफ यू लर्न फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस, आप एक बेटर पर्सन निकल के आते हो, आप जल्दी अपने सक्सेस को पा सकते हो. ऑब्वियसली ये इंटरव्यू का वन ऑफ द मेन गोल विल बी देयर. तो पंकज, बेसिकली आप बिलोंग कहां से करते हैं? सर मैं एक्चुअली राजस्थान से हूँ, करौली राजस्थान. श्री ओके, महावीर जी का होम टाउन है हमारा. बढ़िया. तो वहां पे आपका 11th राजस्थान से हुआ है? यस सर, 11-12 राजस्थान से हूँ. ओके. तो फिर उसके बाद आप जब NIT पटना आए, जी सर. तो राजस्थान में और पटना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लैंग्वेज इश्यूज तो आपको नहीं हुए होंगे, ठीक मतलब है? इतना इश्यूज नहीं हुए, लेकिन कुछ तो थोड़ा सा होती है डिफरेंस. लेकिन फिर NIT है ना, तो फिर वहां पे भी राजस्थान के लोग रहते हैं, तो ऐसा कोई राइट, इशू नहीं है. तो प्रॉब्लम नहीं होती है. तो उसके बाद अब जब आप कॉलेज में आए, 4 साल, बहुत बार ये होता है हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, या हमें नहीं पता कि हम क्या टारगेट करें. तो बहुत बार क्या होता है, NIT IIT में जो ट्रेंड हमेशा हम लोग देखे हैं कि बच्चे UPSC पे ज्यादा फोकस होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उस पे ज्यादा फोकस होती है. तो क्या आपके साथ भी वही माहौल था जब आप IIT NIT में एंटर किए थे, और उसके बाद आपका गेट के प्रति वो डाइवर्जन अभी के लिए, मैं ये नहीं बोलूंगा हमेशा के लिए, अभी के लिए कैसे आया? सर एक्चुअली आप लोग मतलब सब लोग रिलेट कर सकते हैं इसमें कि जो भी जेई क्रैक करके या तो IIT या NIT कहीं भी एडमिशन लेता है, तो उसके मन में बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि मैं टॉप मोस्ट इंडिया के स्टूडेंट में से एक हूँ, तो मैं सबसे पहले यूपीएससी डिजर्व करता हूँ. बाकी चीज यूपीएससी में भी IAS का रैंक डिजर्व करता हूँ, उसके अलावा कोई रैंक डिजर्व नहीं करता. तो सब लोगों को यही लगता है. तो धीरे धीरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आके मोस्ट ऑफ कुछ बच्चे होते हैं जिनका माइंडसेट पहले से क्लियर होता है. वो माइंडसेट पहले से क्लियर होने की वजह ये है क्योंकि फैमिली में कोई रहा होगा जिसने सब कुछ पहले से देख लिया है कि, और या फिर कोई चीज. अब मेरी फैमिली में कोई नहीं था, मैं पहला इंजीनियर हूँ अपनी फैमिली से, तो मेरे को कोई ऐसा मतलब सपोर्ट नहीं मिला था कि मेरे को आगे जाके क्या करना है. तो ऐसा करके फिर मैं भी जब पहली बार वहां पे गया तो मेरे को भी सब ऐसा कि यूपीएससी यूपीएससी करना है. हमारे थोड़ा राजस्थान में सिनेरियो गवर्नमेंट जॉब के लिए ज्यादा कुछ एक्टिव है, तो वहां से भी यही था कि आपको करनी है तो गवर्नमेंट जॉब करनी है, प्लेसमेंट्स के लिए आप ट्राई नहीं कर सकते. जैसे फैमिली के तरफ से था कि आप कितना भी टाइम लीजिए पर आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है ऑलमोस्ट. तो ये यही सब सीन था. तो उसमें ये कि यूपीएससी के लिए सोचना था, यूपीएससी के लिए सोच भी रहा था, थोड़ा प्रिपरेशन भी जैसे कि बुक्स वगैरह खरीद के थोड़ा प्रिपरेशन भी स्टार्ट की थी. लेकिन एट द मोमेंट ऑफ टाइम कि वहां पे भी सेमेस्टर के एग्जाम होते थे, तो इतने ज्यादा प्रोफेसर की क्लास में एक्टिव भी नहीं रहते थे और उतना समझ में भी नहीं आता था. तो फिर क्या करे, ऐसे कुछ करके सीन चलता रहता था. तो फिर उस टाइम पे ये सोचा कि चलो ऑप्शनल में हम लोग यूपीएससी में सिविल इंजीनियरिंग ले लेते हैं. लेकिन ये बहुत मतलब बेकार डिसीजन था, क्योंकि इसमें पैरेलली सीएससी और ईएससी दोनों एग्जाम चली जाती है. तो उसके बाद फिर कोविड वाला पीरियड स्टार्ट हो गया हमारे, और उसी टाइम पे एक हमारे कॉलेज में से AIR 1 आए थे इलेक्ट्रिकल के सर. तो वहां से तब पता चला कि गेट का एग्जाम क्या होता है.
ये इसमें तो फिर फिर कुछ बच्चों ने बताया कि गेट के एग्जाम से एमटेक में एडमिशन मिलता है। तो फिर मैंने सोचा कि जब एमटेक में एडमिशन मिल रहा है तो फिर इसका रैंक लाने का इतना क्या मतलब, बोले कि एमटेक में फिर अपनी पसंद की आईआईटी मिल जाती है। फिर वो जब उन सर से बात हुई जिनके ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, तो फिर उन्होंने ही बताया कि ऐसा कुछ आईआईटीज के लिए कोई इतना, एमटेक के लिए इतना कुछ नहीं करता, पीएसयू मिलते हैं रैंक के हिसाब से। तो मैंने कहा ये पीएसयू क्या होता है? तो फिर उन्होंने बताया कि पब्लिक सेक्टर कुछ होता है जो हम लोगों के इंजीनियर्स के लिए ड्रीम जॉब होती है। तो फिर वहां से थोड़ा समझ में आया, चीजें रिलेट कर पाए कि हाँ ऐसा भी कुछ होती है, एक ऑप्शन यहाँ पे भी अपने लिए खुला हुआ है। तो धीरे धीरे ये पॉइंट सब में ही होता है, कोई भी स्टूडेंट जेई का आप जैसे इंटर करेगा, कोई गेट के लिए नहीं जाना जाएगा। वो फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से कई कई होते हैं जो सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अभी मैं आईआईटी बीएचयू में हूँ, यहाँ पे अपने जूनियर्स को देखता हूँ, तो बहुत सारे जूनियर्स है जो सेकेंड ईयर से ही कोचिंग स्टार्ट करके और वो लोग अपना प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे काफी लोग होते हैं। तो वहां से धीरे धीरे समझ में आया कि ऐसा करना है। फिर कोविड वाला रह गया, फिर वहां तो चीजें बहुत स्लो स्टार्ट हो गई है, सब लोग अपने कंफर्टेबल जोन में आ गए थे। ऐसे ऐसे करके थर्ड ईयर खत्म हुआ। थर्ड ईयर के बाद फिर थर्ड ईयर खत्म जैसे हुआ तो फिर लगा कि अब लाइफ में क्या करना है आगे। तो फिर लाइफ में करने के लिए फिर एक ही वजह आई, फिर वहीं काफी जो फ्रेंड सर्कल जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो चलो हम भी गेट की प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे ही गेट की प्रिपरेशन करके और वही अनअकैडमी का, जैसे यूट्यूब में काफी लीजिए फ्री में सब कुछ अवेलेबल रहता है, तो वहीं से एक थोड़ा सा बच्चे अगर मोटिवेट भी नहीं हो पाते तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है काइंड ऑफ, कि हाँ चलो कि हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रहा है, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो है जो हमारी थोड़ी सी हेल्प कर देगा। तो वो इनिशियल लेवल पे मेरे लिए काफी बेनिफिशियल था। तो वहां से मैंने ज्वाइन किया और मतलब यही है कि आसपास से नोट्स जहाँ से भी मेरे से हो सके थे मैंने सब कुछ कंडक्ट करवाया, और ये सब करके और फिर फोर्थ ईयर में गेट का प्रिपरेशन किया। उतना अच्छा लेवल का तो हो नहीं पाया था, क्योंकि एक सिस्टमेटिक ढंग से करना और एक रैंडम तरीके से करना, क्योंकि 18-20 सब्जेक्ट है, वो सब कुछ कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। तो जितना इम्पोर्टेंट है, वहां से वो एक साल की प्रिपरेशन से मेरे को इतना पता चल गया कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि मैंने बेसिकली उस टाइम यही किया था कि इम्पोर्टेंट क्या है पहले उस पर फोकस करते हैं, नहीं इम्पोर्टेंट है। और वो ये इस प्रिपरेशन में भी मेरे काम आया है। जब मैंने इस बार जो पूरा सिलेबस पढ़ के जब मैंने किया ना, तो उसके बाद भी कि पूरे सिलेबस पे भी ध्यान नहीं देना पड़ता है, जो इम्पोर्टेंट चीज है उन पे ध्यान देना होता है। तो वो वहां से फोर्थ ईयर में मेरी 63.16 मार्क्स होने के बाद मेरी 1100 के आसपास रैंक आ गई। तो फिर मैंने यही किया कि अब क्या करना है। फिर मेरे प्लेसमेंट्स भी हो गए थे इस ड्यूरेशन में, 2-3 प्लेसमेंट्स भी हो गए थे। तो मैंने कहा कि अब प्लेसमेंट की ओर जाना है या फिर कुछ अपना यही जो एक साल प्रिपरेशन किया इसके इसके साइड जाना है। तो वहां से थोड़ा दिमाग में आया, कुछ घर वालों की तरफ से तो उनका क्रिस्टल क्लियर था कि नहीं हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कितना भी टाइम लो कुछ भी करो हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो ऐसा करके उनके साइड से तो खुले इंस्ट्रक्शन थे कि आप जाओ और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो। तो मैंने कहा बाहर में अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगा तो शायद तो यही है कि कुछ जो खाली टाइम बचेगा तो कहीं वही डिप्रेशन जैसा कुछ हो जाता है बच्चों में, कि अब मैं एक एनआईटी से पास आउट और मैं खाली बैठ के प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और अगर इधर उधर कभी भी हो जाता है, क्योंकि गेट वाई लक, आपका 3 घंटा सही जाता है तो आप टॉपर्स हो, और 3 घंटा आपका बेकार जाता है तो आपने कुछ नहीं किया। तो गेट वाई लक अगर ऐसा उधर उधर हो जाता है तो फिर डिप्रेशन जैसा माहौल हो जाता है। और सेम चीज हुई है मेरे साथ एक्चुअली। जब 2023 वाले गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो 3 घंटा मेरे लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं था, जो मैंने एग्जाम का दिया था बिल्कुल एक एक चीज मेरे लिए फेवर नहीं कर रही थी उस चीज में। तो वो जब हुआ, वो जब खत्म हुआ, उसमें भी 800 के आसपास रैंक थी। उसमें भी ऐसा लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, और थोड़ा डिप्रेशन जैसा फील हुआ। लेकिन फिर पीछे से बैक ऑफ द माइंड ये सपोर्ट था कि आप एमटेक कर रहे हो, आपका साल बेकार नहीं गया, आपने कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव किया है। और यही चीज अगर मैं बाहर बैठ के करता तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ जाता है कि आप बाहर बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो वगैरह वगैरह। तो इसी रीजन की वजह से मैंने यहाँ पे एमटेक ज्वाइन की थी, और एमटेक में भी कुछ स्पेसिफिक ब्रांच मेरे को जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग चाहिए थी। रैंक ठीक थी मेरे को, बाकी और ब्रांच भी मिल जाती, लेकिन मेरे को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से ही एमटेक करनी थी। तो मैं आईआईटी बीएचयू में मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से एडमिशन ले लिया, और मेरा ये अभी सेकंड ईयर है। तो 2023 की गेट की स्टोरी आपको बताई थी, सेम सिनेरियो से मैंने किया। फिर वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि सारी चीज सिस्टमेटिक ढंग से होना जरूरी है, कि जब तक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होता ना, तो गेट का पेपर इज द लाइक आपको एक एक
वॉइड, एक एक छोटे छोटे से मिस्टेक्स, एक छोटे छोटे एक एक लाइन पे क्वेश्चन चेंज हो जाता है, एक एक डेटा पे क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को अवॉइड करने के लिए आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चलना होगा। तो फिर 2023 का गेट खत्म हुआ और उसके बाद फिर वो सिस्टमेटिक ढंग से प्रिपरेशन किया। उस चीजों में मेरे को ये बेनिफिट हुआ कि जैसे फॉर्मूला वगैरह मैं अभी दोनों गेटों में थोड़ी अच्छी खासी रैंक लेके आया हूँ, तो वो सारी चीज से मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी। वहां से फॉर्मूला वगैरह मेरे सब कुछ हुए। बात ये थी कि बेसिक्स क्लियर करने हैं, थ्योरी पे ज्यादा कमांड करना है, क्योंकि आजकल गेट का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है कि वो थ्योरी ओरिएंटेड हो गया। एमएसक्यू जब से क्वेश्चन आया, पहले पहले 2022 तक जो गेट था वो अलग था, 2023 और 24 का गेट अलग है, ये बच्चे थोड़ा फील कर सकते हैं। तो ये 2023 और 24 का गेट जो आया, तो वहां से देखिए कि बेसिक्स कम सेट जरूरी है और थोड़ा सा थ्योरी पे ओरिएंटेड होना पड़ेगा। तो वहां से पूरा बेसिक्स पढ़ा और उसके बाद जब गेट अटेम्प्ट किया, तो फिर उस टाइम ना, आप जब एक बार सर तो सब कुछ कर लेते हो, तो उसमें ना सब सब कुछ जब कर लेते हो तो आपको बिल्कुल माइंड नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। सारी चीजें एकदम आपके पॉजिटिव व्यू में चली जाती है। तब आपको ये भी सोचना नहीं पड़ता कि यार सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो मैं कैसा कर पाऊंगा। लेकिन आप जब सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ पढ़ लेते हो, तो अपने आप वो क्वेश्चन हो जाते हैं, अपने आप वो क्वेश्चन हो जाते हैं। कई कई तो ऐसे क्वेश्चन है ना कि बाहर आके जब आप 3 घंटे के बाहर बाद अब जब आए हो, तो आपने देखा है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट या बहुत सारे टीचर्स जो उन क्वेश्चनों को नहीं कर पा रहे, वो कंफ्यूज है। आप खुद सोच रहे हो कि बैठ के मैं 3 घंटे के अंदर वो क्वेश्चन कैसे कर पाया हूँ जो यहाँ पे लोग बाहर आके इतना डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज होती है एक सिस्टमेटिक ढंग से चलने के लिए वजह से। अब जैसा आपने बोला कि यू हैव गिवन 3 अटेम्प्ट्स, राइट, 2022, 23, 24, और 2 साल बाद आफ्टर गिविंग 2 अटेम्प्ट्स यू रियलाइज कि सिस्टमैटिक प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस सिस्टमैटिक प्रिपरेशन आप क्या एडवाइस करोगे? इट्स लाइक एक जगह प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल हो, एक जगह सारे बेस्ट टीचर्स अवेलेबल हो, जो आपको सिस्टमैटिक तरीके से हर सब्जेक्ट्स को इन डिटेल 0 लेवल से हीरो बनाने का जब टारगेट कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो प्रिपरेशन अगर कोई बच्चा ढंग से 1 साल अपना डेडिकेटेड वे में देता है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक निकालना पॉसिबल है? जो आराम आपने से। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, बच्चों को भी यही बता रहा हूँ कि अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे, सारी चीज पॉइंट टू पॉइंट वाई एक होता है ना, जैसे कि आप लोग ये गेट के लिए इतने सालों से प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जैसे कि मैंने भी 2 साल प्रिपरेशन किया है, तो मेरे को सब पता चल गया कि कहाँ पे वॉइड है, कहाँ पे ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, क्या चीजें अवॉइड। अब यही चीजें आप बच्चों को बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक एक एग्जांपल लो, आप जब बच्चों को पढ़ाते हो और आप अगर इसी गेट का एग्जांपल लो, आप अगर रिलेटिव डेंसिटी बच्चों को पढ़ाते हैं और आप बोलोगे कि रिलेटिव डेंसिटी में ऐसा होता है कि अगर वो परसेंटेज में वैल्यू पूछता है तो ही परसेंटेज में पुट करनी है, नहीं तो रेशियो में देना रहता है। तो जो बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा होता है वो उसको क्या लगेगा, अरे कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए सब क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जब वो खुद मिस्टेक करके आएगा ना, तब उसको पता चलेगा कि ये यही तो ब्लंडर है, वहां गेट में ब्लंडर यही है। आपको ये सब चीजों का ध्यान देना है। तो वो होता है ना कि कभी कभी हम लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं तो खुद को स्मार्ट समझते हैं, वो सारी चीजें। अब वही कोई उन्हीं बच्चों में से कोई बच्चा बैठ के वो नोट कर लेगा कि जब तक मेरे को परसेंटेज में नहीं पूछेगा तब तक मैं उसका आंसर परसेंटेज में नहीं दूंगा। अगर उसने ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नोट कर लिया अपने नोट्स में, तो उससे कभी मिस्टेक नहीं होगी। और जो खुद को स्मार्ट समझ के ये सोच रहा है अरे इतनी सी मिस्टेक मैं तो ऐसे ही याद कर लूंगा, नहीं, वो गेट में ब्लंडर ही यही है। बाकी तो इजी है, एग्जाम बहुत इजी है, पूरा सब्जेक्ट सिलेबस कवर करना होता है एक सिस्टमेटिक ढंग से। एग्जाम में बहुत इजी है, एग्जाम में कोई इतना हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आता कि आप नहीं कर पाओ। ट्रू। तो देखो, आप ये जो बात बोल रहे हो ना, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, और ये वही बोल सकता है जिसने एग्जाम को क्रैक किया है। क्योंकि जब आप बाहर से एग्जाम को देखते हो ना, हमेशा एग्जाम टफ लगेगा आपको। यार 100 में 60 नंबर नहीं आ पा रहे हैं, जो बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक हाँ, है। तो उसका रीजन वही होता है कि पहला चीज आपने बोला ओवर स्मार्ट, ठीक हाँ, है, वो रहता है। सेकेंड, व्हाट आई फील ऑलवेज, apart from over smart, they don't have the correct strategy to learn the subjects. यस, Third, what they feel कि हमें सब नहीं पढ़ना है, सारे हाँ, सब्जेक्ट्स हमको नहीं कवर करने हैं। अभी जो गेट का करंट पैटर्न है वो यही है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को कवर नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम ये आएगा कि आप सब्जेक्ट तो कर लेते हो,
ठीक है, जो आपको क्या, लेकिन एग्जाम में क्लियर रहता है, अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो, अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो आधे टाइम वही ढूंढते रहते हो क्वेश्चंस में, और वहां पे पैनिक स्टेट क्रिएट होता है। तो ये तो एक पॉइंट है पंकज। पंकज एक बात बताओ आप मेरे को जी सर। कि ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेके। आपने ऑलरेडी बताया कि आपने सारे सब्जेक्ट्स कवर किए, सिस्टमैटिक कवर किए, लेकिन किसी सब्जेक्ट को बेस्ट बनाने का क्या तरीका आपने अपनाया? सर देखो, एक टाइप ऑफ इंटरेस्ट होता है कि हम, इंटरेस्ट कुछ नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस एक चीज बताऊं कि इंटरेस्ट कुछ नहीं है। आप एक सब्जेक्ट को 4 बार पढ़ लेते हो, चीजें समझ में आ जाने लगती है, अपने आप इंटरेस्ट हो जाता है। और जिस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। गेट की हिस्ट्री, अपनी सिविल इंजीनियर की हिस्ट्री में देखे कि सबसे अनइंटरेस्टेड जो सब्जेक्ट हो रहा है वो कौन सा रहा है, उसकी स्ट्रक्चर, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ते उसको। और गेट ने भी उसको ऐसा ही बनाया हुआ है कि 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चे इतने एफर्ट्स भी नहीं डालते, क्योंकि स्टील में थोड़ा एफर्ट्स डालना होता है और मार्क्स कम है, वेटेज कम है। जैसे कि ओसीएफ में छोटा सा सब्जेक्ट है और उसके बाद इतना 5 से 6 मार्क्स का वेटेज हो जाता है, तो बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है और डेली लाइफ में रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि मेरे साथ जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि मैं अभी ओसीएफ को डेली लाइफ में रिलेट कर पाता हूँ कि ओसीएफ में कैसे, कौन सा फ्लो हो रहा है, कैसे ये कन्वर्जन हो रहा है, तो ये सब ओसीएफ में। तो उस चीजों से मेरे को वो समझ में आया कि आप वो इंटरेस्ट जनरेट नहीं करते, इंटरेस्ट हो जाता है जब बार बार आप चीजों को पढ़ने लगते हो और विजुअलाइज करने लगते हो कि डेली लाइफ में कैसा इसका यूज हो रहा है। और सिविल में तो सारे ही सब्जेक्ट ऐसे, सिविल तो बेसिकली एक सिविल इंजीनियरिंग, सिविल का नाम ही इंजीनियरिंग कर दिया उन्होंने, तो वो सारी चीजें आपको डेली लाइफ में इंटरप्रेट होगी कि कैसे हम सब कुछ करना है, तो वहां से इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो इंटरेस्ट फिर क्रिएट करने के बाद ये भी चीज होती है कि किसकी वेटेज जाता है, जैसे सॉइल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये 2-3 सब्जेक्ट जो भी है, इतना इनका ही इतना वेटेज है कि 3 सब्जेक्ट करके ले जाओगे अच्छे से तो 50 मार्क्स आ ही जाएंगे एप्टीट्यूड और मैथ के साथ। तो इन चीजों में आपको बहुत ज्यादा बार बार रिवीजन, बार हर एक चीज यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए ना कि इनमें से कहीं भी क्वेश्चन आ गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये बार बार अगर मल्टीपल वाइज रिवाइजन करते जाओगे, सारी चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर जब हो जाएगी ना, तो वो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। उसी का नाम इंटरेस्ट होता है। और आप नहीं पढ़ोगे तो आप, वो कोई बोलेगा कि मेरा सॉइल फेवरेट सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल फेवरेट सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ोगे तो उसको भी भूल जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैं तो खुद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एमटेक कर रहा हूँ और आई थिंक मेरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं नहीं, अभी शायद कुछ दिनों से प्रिपरेशन छोड़ी हुई है, तो मेरे से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछोगे नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो जस्ट वही है कि जितनी बार आप रिवाइज करोगे, जितनी बार उसको एफर्ट पुट करोगे, उतना ही आपका इंटरेस्टिंग बनता चला जाए। ट्रू, नो डाउट। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया, रिवीजन के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया? सर मेरा ऐसा सीन चलता था कि एक्चुअली मैं एक दिन में 3 सब्जेक्ट फॉलो करता था, कि 3 सब्जेक्ट में ये होता था कि एक मेजर सब्जेक्ट, 2 माइनर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट मेरे को रिवीजन करनी है और उसके बाद मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में, क्वेश्चन एक्चुअली प्रैक्टिस में ये होता था कि मेरे को जहां से भी क्वेश्चन मिल जाता था मैं बनाता था। पहले तो ये सबसे अच्छी मेरी ये थी कि जहां से भी क्वेश्चन बनता था ये बनाता था, और टाइम फिक्स डिवाइड कर रखा था कि कितने टाइम पे मेरे को रिवीजन करना है, कितने टाइम पे मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कितने टाइम पे ये सब कुछ करना है। तो ये सारी चीजें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चलती थी, और कुछ कुछ चीजें जो चैप्टर्स वगैरह छूटे हुए थे मेरे को वो भी कवर करने होते थे। और वो मैंने 3 चीजें बनानी थी, एक जो चैप्टर छूटे हुए हैं, मतलब जो सब्जेक्ट छूटे हुए हैं उनको कवर करना, दूसरा रिवीजन करना, तीसरा क्वेश्चन करना। ये सारी चीजें पैरेलली चलती रहती थी। और क्वेश्चन का तो यही था कि सबसे पहले स्टार्टिंग जो फेज होता है वो पीवाईक्यू होता है, कि पीवाईक्यू आपने बना लिया। पीवाईक्यू बनाने का मतलब क्वेश्चन बनाना भी नहीं होता, वो क्वेश्चन काफी इजी होता है, लेकिन उनसे ये पता चल जाता है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, कौन सा एरिया को फोकस करना है, कहाँ पे क्वेश्चन मोस्टली फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, कौन से नहीं पूछे जा रहे। लेकिन अभी मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि पीवाईक्यू पे इतना ओरिएंटेड नहीं हो रहा है कि 2023 और 24 का गेट जैसा पैटर्न देखा है वो वही चीजें पूछ रहे हैं जो पीवाईक्यू में नहीं पूछी गई है। तो इतना उस पे डिपेंड भी ना करें। ओवर डिपेंडेंट नहीं होना। हाँ, थोड़ा पूरा डिपेंडेंट नहीं हो रहा। जैसे 2022 के गेट तक अगर ये सारी चीजें होती तो मैं बोलता कि आप पीवाईक्यू पे डिपेंडेंट हो जाओ, सारे क्वेश्चन वहीं से आने हैं। पर अभी डिपेंडेंट ना हो, अभी आपको पूरा सिलेबस में गो थ्रू करने की जरूरत है। अगर आप एक टॉप रैंक सोच रहे हो तो आपको पूरा सब्जेक्ट में गो थ्रू करने की जरूरत है। मतलब सिंपल है कि आप कोई चीज छोड़ नहीं आ सकते, ईच एंड एवरी पार्ट आपका बेसिक से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हो कि इस पार्ट से ही पीवाईक्यू में ज्यादा सवाल पूछा हुआ है, तो आपके टाइम यही सवाल आएगा, तो आप एक गलत सोच रहे हो। क्योंकि अब वो हर एक एरिया पे फोकस करने लग गए, क्योंकि थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ गया है।
सब्जेक्ट्स का, राइट। तो अब ये तो बात हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहा है आपके प्रिपरेशन में? तो टेस्ट सीरीज का रोल तो मेरे को 2022 क्रिकेट से समझ में आ गया था कि घर पे बैठ के और 1 घंटे में क्वेश्चन बनाना वन थिंग है और 1 मिनट में क्वेश्चन बनाना इज डिफरेंट थिंग। तो टेस्ट सीरीज का तो जो है ही है ना कि उससे वहां से जो क्वेश्चन, और फिर ये कहते थे कि जैसे कि टेस्ट सीरीज में नए क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं कोचिंग वाले, तो वो सारे ये सारी चीज नई क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं और सारी जब नई चीजें बनाने लगते हो ना आप, तो आपको समझ में आता है कि कैसे चीजें करनी है, क्योंकि गेट में एक नया ही क्वेश्चन आता है एट द एंड ऑफ द डे। तो वो कंसेप्ट पुराना हो सकता है लेकिन क्वेश्चन तो नया ही आना है, और आप उसको देख के अगर पैनिक कर जाओगे तो वो नहीं बनेगा। तो ये है कि टेस्ट सीरीज का इतना इंपॉर्टेंस रोल रहता है कि आप, हाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने कुछ चीजें मैं अभी आपको शेयर करता हूँ जो मैंने बिलीव किया, मैंने वो मेरे को बहुत हेल्पफुल रही है। कि जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि कोई भी, हम लोग किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उसके बाद हम सोचते हैं कि ये इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज, जैसे अभी अपना अनअकैडमी का अपना टेस्ट सीरीज देखे तो अपन सोचते हैं कि सर लोगों ने बनाया है और इसका थोड़ा सा लेवल ऊपर है, और लेवल ऊपर रहता है कि हम लोग आप लोग उस लेवल से प्रिपेयर करवाते हैं ताकि बच्चे को जाके वहाँ गेट में प्रॉब्लम नहीं आए। वो एक थॉट प्रोसेस सही है, लेकिन उसमें ये रहता है ना कि हम लोग क्या सोचते हैं कि हम चलो 3 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करते हैं, 3 घंटे में जितना मैक्सिमाइज होगा उससे ज्यादा ही गेट में मार्क्स आएगा। लेकिन हमको कुछ ही चीजें, जैसे कि मैंने खुद से पर्सनल किया है कि कुछ चीजें अवॉइड करनी होती है। जैसे कि 3 घंटे आप यहाँ अगर टेस्ट सीरीज में दे रहे हो ना, तो वो ऑलमोस्ट 3.5 घंटे आप एक्चुअल गेट में दे रहे हो, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ चीजें इधर उधर होती है। जैसे कि सब कुछ करो, आपसे कोई वो आया इन्विजिलेटर, वो साइन करवा रहा है, या फिर आप चेयर पे बैठने पे कंफर्टेबल नहीं है, या फिर पंखा चल रहा है, या फिर आपको सर्दी लग रही है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं जनरली मैंने जो डिसाइड किया था कि मैं 3 घंटे का टेस्ट 3 घंटे में नहीं दूंगा, मैं 2.5 घंटे में ही खत्म करके फ्री कर दूंगा। चाहे मेरे से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, चाहे मेरे से 45 पर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, चाहे मेरे से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, मैं टू मतलब 2.5 घंटे में पेपर खत्म के और फ्री करूंगा। और ये चीज मेरे को बेनिफिट हुई जब पेपर 2024 का लेंथी जब पेपर आया, तो ये चीजें मेरे को बहुत हेल्पफुल हुई कि जो लेंथी पेपर में जब जहाँ पे मैं पेपर से बाहर निकल के और 63 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मैं सोच रहा था कि शायद सब बच्चों ने कर लिया होगा, बहुत ही चीजें पता। लेकिन जब मैं हॉस्टल आया, मैंने मेरे आसपास में माहौल देखा, कोई बोल रहा था मैंने 55 अटेम्प्ट किए, कोई बोल रहा 54 अटेम्प्ट किए। मैंने कहा ये कैसे, मैं इतने ज्यादा क्यों अटेम्प्ट करके आ गया हूँ, कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं करके आ गया। लेकिन जब धीरे धीरे पता चला कि हाँ वो बेनिफिशियल वहां से आता कि हाँ मेरे को 2.5 घंटे में टेस्ट सीरीज खत्म करनी है एनी हाउ, तो वो आधा घंटा जो मैंने यहाँ पे अपने आप को कंप्रेस किया ना, वो वहां पे मेरे को हेल्पफुल रहा कि वहां पे जाके वो बच्चों से आधे घंटे ज्यादा टाइम मिल गया मेरे को। क्योंकि उन बच्चों ने तो 3 घंटे में ही टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की थी, पर मैंने 2.5 घंटे में अटेम्प्ट की थी, तो मेरे लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया वहां तक। तो वो आधा घंटा वो लेंथी पेपर में मेरे को बहुत हेल्पफुल हो गया। तो देखो, मैं हर साल सेशंस लेता हूँ, हर साल मैं बच्चों का जो रिजल्ट्स होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं, रैंकर्स से डिस्कस करते हैं। एंड एवरी ईयर, मैं फ्रैंकली बोलूँ, हर साल हर बच्चे से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड ऑब्वियसली, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि एक टीचर अपने स्ट्रैटेजी को समझा सकता है, लेकिन वो आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं, वो आपको देखना होता है, राइट। तो यू हैव टू फॉलो दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो, व्हाट आई ऑलवेज से कि दिस इज नॉट द एंड, राइट। ये बस एक आपने पहला स्टेप लिया, राइट। अभी तो आपका कारवां शुरू हुआ है, अभी तो आपको और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अभी जैसे आपने, आपका रैंक आया है, आपको पीएसयूज के कॉलिंग आएंगे, तो मैं एक एडवाइस सारे रैंकर्स को हमेशा करता हूं कि अपने प्रिपरेशन को रोकना नहीं है, ठीक है। प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आगे अपकमिंग जितने भी पीएसयूज आपको आए, आप उसके लिए रेडी रहो। अक्सर हमने क्या देखा है, टॉप 100 रैंकर्स या जो भी रैंकर्स हमने देखे हैं, रैंक आने के बाद दे स्टॉप द प्रिपरेशन और वो बाकी चीजों पे ओरिएंट हो जाते हैं, और जब पीएसयू की कॉलिंग आती है इंटरव्यूज के लिए एंड एवरीथिंग, तो वहां पे उनका सिलेक्शन नहीं होता और वो बैड इमेज जाता है कि मेरा इतना रैंक होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। दे डोंट सी कि उन्होंने प्रिपरेशन रोक दिया था, जिसके कारण वो इंटरव्यू में जवाब नहीं दे पाए एंड दे डिडंट गेट सिलेक्टेड। तो इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन ऑल आर टीचर्स कि आपने एक लेवल पार किया है, अभी आपको बहुत आगे सफर तय करना है। ये पूरा पीएसयू, बट अभी आप फ्लो में है। तो सेकंड एडवाइस आई विल से कि आपका जो टारगेट है यूपीएससी, ठीक है, वो नहीं छोड़ना है। अगला टारगेट आपका इंजीनियरिंग सर्विस, इस बार इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया था?
जी सर, दिया है सर। अभी तो स्कोर नहीं आया तो मैं क्या ही बोलूं अभी, ठीक है। तो एवरीवन इज वेटिंग, क्योंकि 4 मार्च को भी मैं एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट आ जाएगा कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट अभी तक नहीं आया है। तो यस, रफली कितना लग रहा है, कहाँ तक स्कोर कर पा रहे हो? सर अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, एक्चुअली मेरी ऐसी आदत नहीं है, हैबिट की आते ही क्वेश्चन, क्योंकि वो जैसे कि गेट वगैरह का तो चेक कर लेते हैं, क्योंकि वहां तो रैंक प्रेडिक्टर में ज्यादा डालो और ज्यादा की डायरेक्ट मार्क्स आ जाते हैं, और एक एक क्वेश्चन करना वो मेरी हैबिट नहीं है, शुरुआत से ही नहीं थी। आओ देखो, आपने अपना 100% दिया, बाकी ऊपर छोड़ दो, जो भी है ऊपर से डेस्टिनी डिसाइड करेगी, जो होगा वो हो जाएगा, वेरी आपके गुड। वो तो टेंशन करने से होप फॉर द बेस्ट। आप ये प्री क्वालिफाई करो, मेंस लिखो एंड गॉट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू। क्योंकि एक बार जब एक एग्जाम क्लियर होता है ना विद द टॉप रैंक, अपने आप को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आई कैन डू इट, राइट। और ये हमेशा मिलता है। लास्ट ईयर जैसे बात करूं, विनीत जैन, राइट, अगर आपने कभी उसका इंटरव्यू सुना होगा तो सबसे पहले उसने गेट में AIR 28, देन नेक्स्ट ईयर AIR 11, राइट। जब वो देने का उसका मूड नहीं था, उसका मन था बस yes ही देना है, ठीक है। he has no mood to give gate, right, तो गेट AIR 11 and then that year itself ESE AIR 1, ठीक है। और वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, थर्ड ईयर में बहुत स्कोर सारे किया। दोस्त हैं। मेरे खुद का एक दोस्त है, अभी तो 2023 ESC में उनका 48 रैंक है, उसके बावजूद वो उनको डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हो गए, सब कुछ हो गया, अब तो उनके पास कोई टारगेट नहीं बचा, फिर भी उन्होंने 24 का गेट दिया है, और मेरे से जस्ट एक रैंक कम आई है, बाकी सारा सब कुछ सही है। देखो इतना अच्छा अटेम्प्ट कर लिया वो लोग। नहीं, तो बढ़िया वही बढ़िया बढ़िया। नहीं, दैट्स व्हाट से बी कंटीन्यूअस विद द प्रिपरेशन। अच्छा, लास्ट थिंग, ये चीज मैं हमेशा लास्ट में रखता हूँ। हाउ अनअकैडमी हैज हेल्प्ड यू इन दिस जर्नी? सर देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि एक स्टार्टिंग फेज था जहाँ से बच्चों को एक थोड़ा सा चाहिए होता है कि कैसे स्टार्ट करें, वहां पे अनअकैडमी हेल्प किया, तो अनअकैडमी बहुत हेल्प किया। तो जैसे कि अमित जरोला सर का मैंने बताया कि उनका उनसे मैंने जियोटेक पढ़ी थी अच्छी तरीके से। आपका क्यूब रिवीजन के कोर्स थे वो काफी बेनिफिशियल होते थे, कि जब एक साइड से जब चलता है ना, काफी दिनों से आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है और एक फ्रेश से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि 1-2 महीना हो गया आपने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी, अब एक फ्रेश से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपका वो जो 2-2.5 घंटे का वीडियो रहता था अनअकैडमी में क्यूब रिवीजन, एक बार वो देख लो, फ्रेश सब दिमाग में सारी चीजें कैलकुलेशन आएगी, तब आप नोट्स पढ़ोगे तो सब कुछ धीरे धीरे चीजें फ्लो में आ जाएगी। और अगर आप डायरेक्ट फ्लो में नोट्स पढ़ोगे तो सारी वो पता चलेगा कि ये क्या थी। तो बेनिफिशियल था कि आप रिवीजन में जाए, 1-2-2.5 घंटा वहां पे इन्वेस्ट करें, और बाकी बाद में जो देखोगे तो बाकी 2-2.5 घंटे ही लगते हैं फिर रिवीजन करने में, और डायरेक्ट रिवीजन करोगे तो फिर वो पूरा एक दिन खा जाता है। तो ऐसा ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट की है। और बहुत सारी चीजें की, जैसे कि अपना एप्टीट्यूड में भी अपने टीचर, जैसे टीचर है सौरभ ठाकुर सर, उनसे भी सारी चीजें ये सारे पढ़ते हैं, और एप्टीट्यूड जैसे कि उन्हीं लोगों से पढ़ी है, तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैंने अकेडमी हेल्प की है। वेरी गुड। सो होप फॉर द बेस्ट। हम जल्दी मिलने वाले हैं आप लोग से, ठीक है। जी वेरी सर। सून वी आर गोइंग टू मीट एंड विल एंजॉय, विल हैव दैट फेज वेयर वी विल एंजॉय अ लॉट, राइट। एंड बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, जब हम मिलेंगे, ठीक है। टिल देन, ऑल द बेस्ट। और भी कोशिश करूंगा आपको गाइडेंस देने का। बी इन टच विद अस, ठीक है, एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेंटर यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस once again, and keep the momentum, don't lose this momentum. थैंक यू सर, थैंक सो ये थे हमारे पंकज शर्मा। मैं उम्मीद करूंगा ऐसे ही और भी लर्नर्स की जर्नी आपके सामने शेयर करता रहूं एंड यू गेट मोटिवेटेड। आपके जैसे कोई बाहर आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं? वाई यू विल बी द नेक्स्ट रैंकर। तो जर्नी हमेशा आपको कुछ सिखाती है, हमें भी बहुत कुछ सिखाती है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू पंकज, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर फैमिली कि आपने उनके वन ऑफ द ड्रीम्स पूरा किया है। बट आई विल अगेन से इट इज वन ऑफ द ड्रीम्स कि बहुत सफर बाकी है। यू सर। ओके सर, थैंक यू सर।